बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था जो बहुत चालाक था, लेकिन साथ ही वो लोमड़ी बहुत ही आलसी भी था। वो इतना आलसी था कि अपना पेट भरने के लिए खुद से खाना तलाश करने में भी आलस करता था, इसलिए वो हमेशा भूखे पेट ही रह जाता था। लगता है आज भी मुझे कोई खाना नहीं खिलाने वाला। इससे पहले कि भूख से मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। लोमड़ी खाना जुगाड़ करने के तरीके सोच रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बिल में पड़ी। उसने देखा कि उस बिल से बहुत सारे चूहे निकल के कहीं जा रहे हैं। उन सब चूहों में एक चूहा बहुत ही मोटा और तगड़ा था। वाह, इतने सारे चूहे एक जगह! अगर ये चूहे मुझे खाने के लिए मिल जाएं, तो मजा आ जाएगा। पर इन्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे ये चूहे खुद ही मेरे पास भोजन बनने के लिए आ जाएं। लोमड़ी कोई तरकीब सोचने में डूबा हुआ था। तभी उसे सारे चूहे खाना खा के वापस आते हुए दिखे। सरदार, आज तो मजा आ गया। खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन मिले। सारे चूहे और उनका सरदार अपने बिल में चले गए। लोमड़ी ये सब देखता रहा और रात भर कोई ऐसी तरकीब सोचता रहा जिससे वो आसानी से चूहों को खा सके। और सुबह तक उसने एक तरकीब सोच ही ली। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना के अनुसार चूहों के बिल के बाहर हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी दिशा सूरज की ओर थी और आंखें बंद थी। तभी चूहे बिल के बाहर आए और लोमड़ी को ऐसी अनोखी मुद्रा में खड़े देख आश्चर्यचकित हुए। उसे ऐसे खड़ा देख एक चूहा डरते डरते उसके पास गया। लोमड़ी भाई, तुम इस तरह एक टांग में क्यों खड़े हो? चूहे की आवाज सुनकर लोमड़ी ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और गुस्से से बोला, मूर्ख चूहे, लगता है तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना। अगर मैं गलती से भी चारों पैर जमीन पे रख दूंगा तो ये धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और उसी के साथ तुम सबका अंत हो जाएगा। तब तक बिल से और भी चूहे बाहर आ चुके थे और लोमड़ी की ये बात सुनकर उनमें खुसुर फुसुर शुरू हो गई और सब धीरे धीरे लोमड़ी के पास गए। और चूहों के सरदार ने आगे आकर लोमड़ी से पूछा, हे महान लोमड़ी, हम आपकी बात सुनकर आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। कृपया हमें अपने बारे में कुछ और बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत में एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या की है। भगवान ने प्रकट होकर मुझसे कहा कि मेरी तपस्या से मेरा भार इतना अधिक हो गया है कि अगर मैं अपने चारों पैर धरती पे रख दूं, धरती गिरने लगेगी और ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। लोमड़ी की बातें सुनकर सारे चूहे उससे प्रभावित हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोमड़ी अपनी झूठी कहानी चूहों को सुनाता रहा। तब से देवताओं ने कहा कि धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी और उसी समय से मैं अपनी एक टांग पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण अन्य किसी जीव जंतुओं को कष्ट हो। और अगर मैंने अपने चारों पैर धरती पर रख दिए तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम सब भी। हे महान लोमड़ी, आप दिन रात एक पैर पर खड़े रहते हैं, फिर भोजन कैसे और कब करते हैं? मेरा भोजन केवल हवा है। मैं बस हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। देवताओं के आशीर्वाद से मुझे खाना खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। लोमड़ी की बात सुनकर चूहे उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जैसे जैसे लोमड़ी उन्हें अपने बारे में बताता गया, उनका सारा भय जाता रहा और वो निर्भय होकर उसके बिल्कुल निकट आ गए। चूहों को अपने इतने पास आते देख लोमड़ी बहुत खुश हुआ। वाह, लगता है मेरी योजना काम कर गई। अब मुझे भोजन की कमी कभी नहीं होगी। बस मुझे ये ढोंग चालू रखना होगा। इस तरह लोमड़ी रोज अपनी एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोल मंजीरे लेकर उसके भजन गाते। लोमड़ी ये देख बहुत खुश था, क्योंकि जैसे ही भजन कीर्तन खत्म करके चूहे अपने बिल में वापस जाने लगते, लोमड़ी चुपके से एक दो चूहों को दबोचकर खा जाता। वो मजे से दबोचे हुए चूहों को खाकर रात भर आराम करता था और फिर सुबह होते ही चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो जाता था। वाह, बिना परिश्रम का खाना कितना स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। ये अचानक से हमारे चूहों की संख्या कम कैसे होने लगी? जरूर कोई गड़बड़ है। इससे पहले कि सारे चूहे गायब हो जाएं,
मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हे महातपस्वी लोमड़ी, मेरी टोली के चूहों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चालाक लोमड़ी सरदार चूहे की बात सुनकर समझ गया कि अब उसका नाटक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सरदार चूहे को शक हो गया था। इसलिए उसने एक और ढोंग किया और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए सरदार चूहे से एक और झूठ बोला। हे चतुर चूहे, यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि जो भी बिल्कुल सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा उसे अपने पूरे शरीर समेत वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तुम्हारे चूहे को अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल चुका है, वो सभी वैकुंठ लोक जा चुके हैं। सरदार चूहा लोमड़ी की ये बात सुनकर चौंक गया। तभी उसकी नजर लोमड़ी के पेट पर गई और उसने ये देखा कि लोमड़ी पहले से बहुत मोटा और तगड़ा हो गया है। उसे समझ में आ गया कि हो ना हो लोमड़ी ही उसके चूहों को खा रहा है। ये कोई महात्मा या तपस्वी नहीं, बल्कि एक ढोंगी लोमड़ी है। मुझको सबको सतर्क करना होगा। चूहों के सरदार ने तुरंत जाकर बाकी बचे चूहों को सतर्क किया और एक योजना बनाई। अगले दिन फिर से सब चूहे लोमड़ी के पास भजन कीर्तन के लिए गए, पर इस बार सरदार चूहे ने सबसे अंत में अपने बिल में घुसने का फैसला किया। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सारे चूहे बिल में घुसने लगे। चूहों का सरदार आज सतर्क होकर सबसे पीछे था और जैसे ही लोमड़ी ने उसे दबोचना चाहा, सरदार चूहा उछलकर उसके पंजे से बच गया और उछलकर लोमड़ी की गर्दन में चढ़ गया और उसे काटने लगा। लोमड़ी दर्द से तिलमिला उठा। बचाओ, छोड़ो मुझे। सरदार चूहे के हमला करते ही बाकी चूहे भी आकर लोमड़ी पर हमला करने लगे और उसे जगह जगह से काटने लगे। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने सारे चूहों के हमले से वो बच नहीं पाया और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। चूहे ये देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह सारे चूहों ने मिलकर ढोंगी लोमड़ी से अपना बदला लिया। सोनपुर एक खूबसूरत जगह थी जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ पौधों के साथ वहाँ ढेर सारे झरने और तालाब थे, जिससे वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और यही कारण था कि वहाँ के तालाब और झरने हमेशा पानी से भरे रहते थे, क्योंकि पेड़ों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। कितने अच्छे फसल लगे हैं। लगेंगे क्यों नहीं, इस साल भी बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और होते भी क्यों नहीं। फसल इतने अच्छे जो लगे थे, पर शायद उनको ये पता नहीं था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था। सुनो सुनो सुनो, अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे। गांव के लोग भोले भाले थे, इसीलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए। पर बाकी गांव वालों के साथ मोहन भी वहां खड़ा था, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी। पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए। पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखा गांव वालों, लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गांव की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं। गांव की तरक्की से हम सबका फायदा होगा, और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, मेरी बात सुनो। मोहन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गए थे और उसकी किसी ने नहीं सुनी। और देखते ही देखते गांव में लकड़ी का कारखाना खुल गया। अब इस जंगल की लकड़ी काटकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। लकड़ी कारखाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने जोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे। अब वहाँ पहाड़ तो थे, पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए।
जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगी, जिसके कारण आसपास के तालाब और झरने भी सूखने लगे। मोहन ये सब देखकर बहुत दुखी था। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लकड़ी के कारखाने की वजह से न पहाड़ में पेड़ बचे न तालाब में पानी। अब क्या होगा पता नहीं। मोहन का डर बिल्कुल सही था। पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी, जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। ये तालाब भी सूख गया। अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे? वैसे ही बस कारखाने में मिले पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें। ओह, कुएं में तो पानी ही नहीं, अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा? पानी की समस्या पूरे गांव में फैल गई, जिससे सब लोग चिंतित थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। अरे, हमें तो पानी लाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये सब उस लकड़ी के कारखाने की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये उसी का परिणाम है। अरे, लकड़ी के कारखाने को क्यों दोष दे रहे हो? पानी तो बारिश न होने की वजह से कम हुई है। हाँ, बारिश न होने की वजह कारखाना ही है। उन्होंने हमारे गांव के पहाड़ों के सारे पेड़ काट लिए। यही वजह है कि बारिश नहीं हो रही। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले हमारे गांव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई। ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है। ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बात का भरोसा मत करना। बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुमने कहा था बस कुछ ही पेड़ काटोगे, पर तुमने तो पूरा पहाड़ साफ कर दिया। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे पहले कि ये गांव वाले मिलकर मेरी धुलाई करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ कर देना मोहन, हमने थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हारी इतनी जरूरी बात अनसुनी कर दी। हमें माफ कर दो। मोहन, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा गांव और हमारे पहाड़ पहले की तरह सुंदर और खुशहाल हो जाए। इसका बस एक ही उपाय है, हमें फिर से ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगा तो लेंगे, पर उन्हें बड़े होने में तो काफी समय लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए, जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए। सही कहा मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। मोहन की बात अब गांव वालों को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें गांव के पहाड़ों में और आसपास ढेर सारे पेड़ लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया। अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, सीखने का कोई समय नहीं होता। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड़ फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहाँ भारी मात्रा में बारिश होने लगी, जिससे वहाँ के तालाब और झरने फिर से पानी से भर गए और वहाँ के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनको पेड़ों का महत्व भी समझ में आ गया। कितना सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, अब हम किसी भी हालत में ये पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी में पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मिंटू को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। खेलते वक्त वो उसमें इतना खो जाता था कि वो उस समय सब कुछ भूल जाता था। वाओ मिंटू, तुम तो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया मिंटू? अब जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। हाँ, जाता हूँ। मिंटू जैसे ही फुटबॉल लेने बाहर गया, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे एक बोर्ड में एक पोस्टर चिपका रहा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया, कल गणतंत्र दिवस है।
और मुझे तो कल स्कूल में भाषण देना है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। जैसे ही मिंटू को ये बात याद आई, वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। क्या हुआ मिंटू, भाग क्यों रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मुझे अब नहीं खेलना, तैयारी करनी है, तुम खेलो। मिंटू भागते हुए अपने घर गया और बिना कोई देरी किए कॉपी और पेन लेकर गणतंत्र दिवस की स्पीच लिखने बैठ गया। मिंटू ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उसकी बड़ी बहन चिंकी वहां आई और मिंटू को परेशान देख उसके पास गई। मिंटू, इतनी परेशान क्यों हो? और ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दीदी, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस और मुझे स्कूल में इस पर स्पीच देना है। इसलिए मैं स्पीच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। हाँ दीदी, आप मेरी हेल्प करो ना स्पीच लिखने में। हाँ, जरूर करूँगी। पर मिंटू, सिर्फ लिख कर याद करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी? तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सही कहा दीदी, अगर मैं ये सब समझ गया, फिर तो मैं बिना याद किए ही स्पीच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ ना दीदी। बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें अंग्रेजों से लगभग 200 साल बाद आजादी मिली। आजादी पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े और सालों तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किए दीदी? बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और बलिदान दिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हम हर 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देनी है। फिर आप मुझे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्यों बता रही हो? गुड क्वेश्चन मिंटू, क्योंकि गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते? वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे टीचर की तरह एक एक बात समझाती हो। बड़ा मजा आ रहा है। अब मुझे गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, पर पूर्ण स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ। पर दीदी, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। दीदी, पर ये संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1939 को ही देश के लोगों को सौंप दिया गया था। मान सम्मान के साथ इसे शुद्ध देश में लागू किया गया। समझ गया दीदी। और बताओ ना, गणतंत्र दिवस में और क्या होता है? हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को देश के राष्ट्रपति देश की जनता को अपना संदेश देता है। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड ग्राउंड पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर तोपों की सलामी दी जाती है और परेड में 3 सेना यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देता है। यही नहीं, इस दिन हमारी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है।
पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और हर जगह इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए हमारे स्कूल में भी परेड किया जाता है। बिल्कुल सही मिंटू, इस बार तो मैंने भी परेड में हिस्सा लिया है। वाओ दीदी, अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। देखना, मैं इस बार गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी स्पीच दूंगा। ये हुई ना बात। इसीलिए हम हर 26 जनवरी को गर्व से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। एक बार की बात है, पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी है? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहां जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जा इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था
कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे? अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा। और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं, अमीर हो चुका था। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका नाम शांति था। पर गरीबी के कारण उनकी जिंदगी में बस अशांति ही थी। शांति इतनी ज्यादा गरीब थी कि किसी किसी दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए रोज काम करना काफी मुश्किल था। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। शांति मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इतने सारे फल, आज तो इन्हें भरपेट खाऊंगी। शांति ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, पर वो फल इतना कड़वा था कि वो उसे खा नहीं पाई। ये फल कितना कड़वा है, इसे खाने से तो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। फल कड़वा तो था, पर शांति के पास उन्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ये फल नहीं खाती तो भूखे पेट सोना पड़ता, इसलिए वो सोच में पड़ गई। अगर ये फल लेकर नहीं गई तो भूखा पेट सोना पड़ेगा और भूखे पेट सोने से अच्छा है किसी तरह इसे ही खा लूं, कम से कम पेट तो भरेगा। यह सोचकर शांति ने उन्हें कड़वे फलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और घर की तरफ चली गई। और कुछ दूर चलते ही उसे लाला के दुकान के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाई दिया जिसने लिखा था, फल के बदले चावल ले लो। ये देख शांति वहीं रुक गई। फल के बदले चावल ले लो? लगता है आज मुझे खाने को
स्वादिष्ट चावल मिल ही जाएंगे। शांति गरीब जरूर थी, पर वो बहुत चालाक भी थी। बोर्ड पढ़कर उसने कुछ सोचा और लाला की दुकान में चली गई और जंगल से तोड़े हुए फल निकालकर लाला को दिए। लाला जी, ये लो फल और बदले में मुझे चावल दे दो। लाला ने शांति से फल लेकर उन्हें जैसे ही देखा, उसे समझ में आ गया कि फल कड़वे हैं। ये क्या? ये भी कोई फल है? कितने कड़वे हैं। इनके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर तुमने यहाँ बस फल के बारे में लिखा है, उसमें कड़वा या मीठे का कोई जिक्र नहीं। और फल तो फल होता है। अब तुम्हें चावल देने ही पड़ेंगे, वरना मैं महाराज से शिकायत करूँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ। शांति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए लाला को ना चाहते हुए भी शांति को कड़वे फल के बदले चावल देने पड़े और इस तरह शांति ने अपनी चालाकी से खाने का इंतजाम कर ही लिया। वाह, इतने दिनों के बाद चावल खाकर मजा आ गया। शांति खाने का स्वाद ले ही रही थी, तभी उसे अचानक सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गई तो देखा महाराज के सिपाही महाराज का ऐलान सुना रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सिपाही की बात सुनकर शांति खुश हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो प्रतियोगिता जीत सकती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इनाम के पैसों से मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। शांति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुरंत राज दरबार पहुंच गई, जहां पहले ही और भी प्रतियोगी मौजूद थे। ये राजमहल के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। आप लोगों को बस इतना बताना है कि इसमें कौन सी चित्र बनी है। जो सही बताएगा वही विजेता होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। नहीं नहीं, यह एक वीरान जमीन का चित्र है। सब लोग उस चित्र को देखकर अपना अपना राय दे रहे थे, सिवाय शांति के। शांति चुपचाप उस चित्र को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद वो आगे आई। महाराज, मैं जानती हूँ ये किस चीज का चित्र है। अच्छा, फिर हमें भी बताओ। महाराज, इस चित्र में हरे हरे घास और एक घोड़ा बना था। अच्छा, हमें तो नहीं दिख रहा। शांति और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें घोड़ा और घास बना था? और अगर था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग शांति की बात सुनकर हैरान थे, पर शांति को पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज को जवाब दिया। महाराज, इस चित्र में एक हरी भरी घास से भरा मैदान था, जिसमें एक घोड़ा घास चर रहा था। और जैसा कि आपने बताया था कि चित्र बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे लगता है कि घोड़े ने मैदान का सारा घास खा लिया, इसलिए ये सफेद दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रही है? चलो ये मान भी लिया कि घोड़े ने सारा घास खा लिया, पर फिर भी घोड़ा तो दिखना चाहिए। बताओ घोड़ा कहाँ है? अब जब मैदान में घास बचे ही नहीं, तो घोड़ा यहाँ रहकर क्या करेगा? वो तो घास की तलाश में यहाँ से चला गया। शांति ने बड़ी चालाकी से ऐसा जवाब दिया कि महाराज उसकी चतुराई से खुश हो गए। बहुत खूब। मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारे राज्य के लोग बुद्धिमान हैं या नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज। इस तरह शांति ने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली और इनाम में मिले पैसों से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी, इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थीं। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसाकर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही। ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा, पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा, फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है।
घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको डराया, बड़ा मजा आया। ये है अप्पू हाथी। ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकराकर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोगे? ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहां से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहां आता है। हम देखते हैं सारी चींटियां वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए? अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं? अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है, सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अप्पू, तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो। आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहां से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है, जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है। इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम। अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ, बचाओ! अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुपके देख ही रहा था। तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है। अप्पू, मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही इस शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ! ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही हैं, बचाओ! शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी, इतनी परेशान क्यों हो?
वो वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है। जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था। ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ, पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है, सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। जंगल के पास एक किसान रहता था जो बहुत दयालु था। जंगल से कई बार जानवर उसकी झोपड़ी की तरफ आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें कोई चोट नहीं। इसे अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा। यहाँ जंगल में तो शिकार खोजने में इसे कितनी दिक्कत होती है। और अगर ये भाग गया तो? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा। हम पिंजरा खोल देते हैं। और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला,
कालू कौआ चीज के आसपास खुशी से डांस करने लगता है। पार्टी पार्टी, चीज पार्टी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। कालू कौआ चीज का टुकड़ा उठाता है और एक पेड़ में बैठ जाता है ताकि आराम से चीज खा सके। बिल से अपना मुंह निकालकर उसे चिढ़ाता है। क्या हुआ लोमड़ी भाई, तुम तो एक चूहे से हार गए। अगली बार और तैयारी करके आना। लोमड़ी चूहे को गुस्से वाला लुक देता है। चूहा उसे चिढ़ाते हुए अंदर चला जाता है। सोनी लोमड़ी दुखी हो गया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो दुखी होकर खाने की तलाश में आगे चलने लगा। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर वो इधर उधर देखता है। ये आवाज कैसी? लगता है खाने का इंतजाम हो गया। खाना कहीं आसपास ही है। सोनी लोमड़ी इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नाक में चीज की खुशबू पड़ती है। वाह, क्या सुगंध है। सुगंध इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सोनी लोमड़ी सुगंध का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसमें कालू कौआ अपनी चोंच में चीज का टुकड़ा पकड़ के बैठा था। सोनी लोमड़ी की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वाह, चीज। ये चीज तो किसी भी तरह मुझे खाना ही होगा। इस कौवे के साथ चीज खाने का तो मजा ही कुछ और होगा, वरना मेरे मुंह से पानी टपकता रह जाएगा और कौवा चीज के चटकारे लेकर उड़ जाएगा। उससे पहले कुछ करना होगा। सोनी लोमड़ी चुपके से पेड़ के पीछे जाता है और जोर से जंप मार के पीछे से कालू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालू तक पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। चीज को पाने की सोनी लोमड़ी की कोशिश काम नहीं आई क्योंकि कालू कौवा बहुत ऊपर बैठा था। ये देख सोनी लोमड़ी चीज को खाने की कोई और तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो कालू के पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। सोनी लोमड़ी पेड़ के सामने कालू के पास जाता है। कालू मेरे दोस्त, तो वो तुम हो? वही मुझे लगा कि इस जंगल में इतना सुरीला गाने वाला कौन है और उस पेड़ पर बैठे तुम कितने जच रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का राजा अपने ऊंचे सिंहासन में बैठा हो और तुम्हारी आवाज तो गुड़ से भी मीठी है, जिसे सुन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। क्या मेरी आवाज? इस बात पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कालू विजुअलाइज करता है कि वो राजा के सिंहासन में क्राउन पहन के बैठा है और गाना गा रहा है और तालियों की आवाज आ रही है। अब सोच क्या रहे हो कालू? जल्दी से एक गाना सुनाकर मेरे कानों को तृप्त कर दो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारा गाना सुनकर पूरे जंगल वासियों को तुम्हारी इस अद्भुत कला के बारे में बताऊंगा। तुम ही हो इस जंगल की आन बान और शान, कालू महान। अब तो इसे गाना सुनाना ही पड़ेगा, तभी तो जंगल में मेरी इस कला का पता चलेगा। कालू चीज पकड़े हुए गुनगुनाने लगता है। सोनी लोमड़ी ये देख टेंशन में आ जाता है। ये तो चीज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो करना होगा। ये क्या कर रहे हो कालू? ऐसे मुंह बंद करके गुनगुनाने से क्या होगा? अरे तुम इतने महान गायक हो, गला खोल के गाओ ताकि बाकी जंगलवासी भी तुम्हारे संगीत का आनंद ले सकें। बात तो ये सही कह रहा है। पूरा जोर लगा के गाता हूँ, आखिर बाकी जानवर भी तो मेरी सुरीली आवाज सुने। और जैसे ही कालू ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे सोनी लोमड़ी ने उठाया और वहां से भाग गया। मेरा चीज, रुको, मेरा गाना वापस तो करो मुझे। अरे मेरा गाना तो सुन लो कम से कम। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गाने की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं इस स्वादिष्ट चीज का मजा लेता हूँ। वैसे अपना चीज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय। सोनी लोमड़ी वहां से चला गया और कालू को समझ में आ गया कि सोनी ने उसकी तारीफों के झूठे पुल बांध के बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाया उस चीज के टुकड़े के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया। और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई
एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहां से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला।
बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं। इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहां से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहां आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए। देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहां आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूंगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही। चंटू को शक रिंकू एक गरीब और होनहार लड़का था। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, पर उसके पास क्रिकेट किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह खुद के बनाए हुए लकड़ी के बैट से प्रैक्टिस करता था।
बहुत अच्छे संतू, शाबाश। और ये है संतू, रिंकू का डॉगी। ये रिंकू का एकमात्र और सबसे अच्छा दोस्त है, जिससे उसे बहुत प्यार है। रिंकू संतू से अपनी सारी बातें शेयर किया करता था और दोनों हमेशा साथ रहते थे। देखा संतू, एक दिन मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। रिंकू के पास क्रिकेट किट नहीं होने की वजह से उसे उस ग्राउंड में जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि उस ग्राउंड का नियम था कि बिना क्रिकेट किट के एडमिशन नहीं हो सकता। काश मेरे पास भी क्रिकेट किट होती तो मैं भी इनके साथ खेल पाता। खैर कोई बात नहीं, मैं इसी से खेलूंगा। रिंकू की बातें पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग आदमी ने सुन ली और उसके पास गया। बेटे, लगता है तुम्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। हाँ, पर मेरे पास क्रिकेट किट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं खेल सकता। तुम शहर क्यों नहीं जाते? सुना है वहाँ टैलेंट की बहुत कदर है। शायद वहाँ तुम्हें कहीं खेलने का मौका मिल जाए, वो भी टैलेंट की वजह से, क्रिकेट किट की वजह से नहीं। क्या सच में? हाँ, एक बार ट्राई कर दे में क्या हर्ज है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रिंकू खुश हो गया और तुरंत ही संतू के साथ शहर के लिए निकल गया। शहर में क्रिसमस की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, पर रिंकू के लिए ये सब बिल्कुल नया था। पर ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसने इसके बारे में और जानने की सोची। सुनो भाई, ये किस चीज की तैयारी चल रही है? क्रिसमस की। क्रिसमस? वो क्या होता है? तुम्हें क्रिसमस नहीं पता? क्रिसमस में हम घर सजाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और क्रिसमस की सबसे मजेदार बात तो सैंटा क्लॉज है, जो रात को सभी विशेस पूरी करते हैं और सबको गिफ्ट्स भी देते हैं। क्या सच में? सबकी विशेस पूरी करते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं? हाँ, और खास करके बच्चों को। क्या सैंटा के पास कोई मैजिक है? हाँ, सबसे बड़ा मैजिक। वो रात को अपने रेंडियर वाले स्लेह में आते हैं और अपने मैजिक से सबको गिफ्ट देते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। अरे वाह, चलो अब मैं चलता हूँ, क्रिसमस की तैयारी करनी है। मैरी क्रिसमस। उस बच्चे से क्रिसमस और सैंटा के बारे में सुनकर रिंकू खुश हो गया। उसे लगा कि शहर आने का उसका फैसला बिल्कुल सही है। यहाँ सैंटा उसकी विश जरूर पूरी करेंगे। वह खुशी खुशी आगे चल पड़ा और चलते चलते इतना खो गया कि वो भूल ही गया कि संतू भी उसके साथ है। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि संतू उसके साथ नहीं है। रिंकू घबरा गया और संतू को खोजने लगा। संतू, संतू, आपने मेरे डॉगी को कहीं देखा? संतू, मेरे प्यारे संतू, कहाँ चले गए तुम? तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँगा? रिंकू ने संतू को बहुत खोजा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला। रो रो कर रिंकू का बुरा हाल था और संतू को खोजने के चक्कर में वो अपने बैट के बारे में भी भूल चुका था, जो कुछ देर में उसे समझ में आया। मेरा बैट? मेरा बैट कहाँ गया? नहीं, संतू भी नहीं मिल रहा और मेरा बैट भी। अब मैं क्या करूं? रिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी उसे उस बच्चे की बात याद आई कि सैंटा सबकी विश पूरी करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। अब सैंटा ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। सैंटा, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा संतू और बैट मुझे वापस कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखते ही देखते रात हो गई और रिंकू रोते रोते थक कर एक पेड़ के नीचे ही सो गया। और जैसे ही उसकी आंख लगी, हा हा हा, कैसे हो रिंकू? बताओ, क्या क्रिसमस गिफ्ट चाहिए तुम्हें? सैंटा, आप मेरे लिए आए हैं? मुझे पता था आप जरूर आएंगे। प्लीज संतू और मेरा बैट मुझे वापस दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्रिकेट किट नहीं चाहिए? नहीं, मुझे बस संतू चाहिए। बस वही मेरा एक दोस्त है। ठीक है, मैं जाकर उसे खोजता हूँ। मैरी क्रिसमस रिंकू। हा 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 हा। क्या कर रहे हो संतू? सोने दो ना। संतू को अपने सामने देख रिंकू खुश हो गया। संतू, तुम वापस आ गए? कहाँ चले गए थे तुम? रुको एक मिनट, तुम्हें यहाँ सैंटा ने लाया ना? सैंटा कहाँ है आप? मैं सच कह रहा हूँ संतू, सैंटा मुझसे मिलने आए थे। या वो कोई सपना था? रिंकू को समझ में नहीं आ रहा था कि सैंटा सच में उससे मिलने आए थे या उसने रात को कोई सपना देखा था। पर जो भी हो, उसे संतू वापस मिल गया था
और वो इसी से खुश था। पर उसके लिए एक और सरप्राइज था। संतू, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे रुको। पेड़ के पीछे जाते ही रिंकू को वो मिला जिसका सपना वो रात दिन देखता था। क्या है इसमें? अच्छा रुको, मैं खोलता हूँ। वाओ, क्रिकेट किट और मेरा बैट। मेरे लिए ये जरूर सैंटा का गिफ्ट है। लोग सही कहते हैं, सैंटा सबकी विश पूरी करते हैं। रिंकू को ये सब सैंटा ने दिया था या किसी और ने, ये तो नहीं पता, पर जिसने भी ये किया वही रिंकू का सैंटा था। और ये सब सैंटा का मैजिक। आखिर उसे अपना क्रिसमस गिफ्ट जो मिल चुका था और उसकी विश भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे संतू और क्रिकेट किट दोनों मिल गए थे। और इसके साथ ही वो अपने फेवरेट ग्राउंड में खेलने जा सकता था। देखा संतू, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं इस ग्राउंड में जरूर खेलूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का ऐलान सुनो। जो भी इस ठंड में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, बादशाह उसे बहुत सारा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सबने बादशाह का ऐलान सुना, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये चुनौती स्वीकार कर सके। पर जब राज्य के गरीब धोबी ने ये बात सुनी तो उसने तय किया कि वो ये चुनौती स्वीकार करेगा। अगर मैं किसी तरह पूरी। अद्भुत, तुमने बादशाह की चुनौती को बखूबी निभाया। जहांपना, इसे इसका इनाम जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे इसका इनाम जरूर मिलेगा। मैं प्रसन्न हूँ। पर मुझे ये तो बताओ कि इतनी ठंड के बावजूद तुमने इस कठिन कार्य को किया कैसे? और बंद कर दो कारागार में। माफी जहांपना, पर मैंने। धोबी गिड़गिड़ाता रहा, पर बादशाह ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे कारागार में बंद कर दिया। बीरबल चुपचाप ये सब देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि धोबी के साथ ये गलत हो रहा था। बीरबल ने उसे। खिचड़ी पक जाएगी, मैं उसे खाकर तुरंत दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। जैसी आज्ञा। सिपाही वहाँ से तुरंत दरबार पहुँचा और जैसा कि बीरबल ने उसे कहा था, उसने बादशाह को बता दिया। जहांपना की जय हो। बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। खिचड़ी? ठीक है। आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही है। पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर एक मटका टंगा है और बीरबल पास में एक खटिये में लेटा आराम कर रहा है। बादशाह ये देखकर अचंभित हो गए। बीरबल, ये क्या तमाशा है? उन्होंने अपनी गलती मानकर बीरबल को गले लगा लिया। मैं समझ गया बीरबल, मुझसे बहुत से चला गया। बात बहुत पुरानी है। सुंदर नगर एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था और काफी प्रसिद्ध भी था, पर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन की वजह से। कहते हैं कि सुंदर नगर के स्टेशन में हर शनिवार को रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन आती थी, जिससे डरकर लोग ट्रेन आने के समय पर जहां जगह मिले वहीं छुप जाते थे, चाहे वो यात्री हों, रेल कर्मचारी या फिर प्लेटफॉर्म के दुकानदार, क्योंकि सबने ये सुन रखा था कि आज तक जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो लौटकर वापस नहीं आया। भागो, सब लोग छुप जाओ, 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, जल्दी करो। हाय, फिर से मेरा सारा सामान ले गए ये भूत। सामान गया पर जान तो बच गई। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना सामान के साथ साथ तुम भी गायब हो जाते। शुक्र है ट्रेन चली गई और सब लोग सुरक्षित हैं। पता नहीं इस भूतिया ट्रेन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। भूतिया ट्रेन स्टेशन में आती और भूत स्टेशन का सारा सामान उठाकर ले जाते, पर भूतों के डर से किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीछे जाए या ट्रेन में चढ़े। फिर एक दिन स्टेशन में एक यात्री आया। भाई,
अगली ट्रेन की एक टिकट देना। क्या? अगले ट्रेन की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भूतिया ट्रेन में जाओगे? भूतिया ट्रेन मतलब? लगता है यहाँ नए हो। अगली ट्रेन जो आने वाली है उसे भूत चलाते हैं। आज तक जो भी उस ट्रेन में गया वो वापस नहीं लौटा। उसमें भूल के भी मत चढ़ना। टिकट कलेक्टर की बात सुनकर यात्री हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर भूत ट्रेन कैसे चला सकते हैं और आखिर वो ट्रेन से क्यों आते हैं। उसके मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए कि उसने ट्रेन में जाने की ठान ली ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। मैं बड़ी जल्दी में हूँ भाई, बस अगले स्टेशन तक ही जाना है। आप मुझे टिकट दे दो। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हाँ हाँ, नहीं बोलूंगा। आप जल्दी से टिकट दे दो। लगता है जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ये लो। अरे 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का टाइम हो गया। भागो, सब लोग छुप जाओ। भाई साहब, अभी भी समय है, मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। ट्रेन में चढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, बताने के लिए धन्यवाद, पर जाना तो मुझे होगा ही। तुम अपना ध्यान रखना। सब लोग भूतिया ट्रेन के डर से इधर उधर छुप गए, सिवाय उस बहादुर यात्री को। वह अकेला ही प्लेटफॉर्म में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। जहां सब लोग उस भूतिया ट्रेन से डरते थे, उस बहादुर आदमी ने उसका सामना करने का सोचा। थोड़ी ही देर में भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुकी और हमेशा की तरह उसमें से कुछ भूत बाहर आए और स्टेशन का सारा सामान लेकर ट्रेन में वापस चले गए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, बहादुर यात्री दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जाते ही उसने वहां भूतों को बैठा पाया। भूत उसे देखकर गुस्सा हो गए। हमारी ट्रेन में इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भूतिया ट्रेन में चढ़ने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ट्रेन में चढ़ने वाले बाकी इंसानों का हुआ है। तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। सारे भूत मिलकर उस यात्री को डराने लगे, पर यात्री सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चालाक भी था। उसने भूतों से बचने की एक तरकीब सोची। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मतलब कौन हो तुम? मैं भी एक भूत हूँ। भूतनगर से आया हूँ इस भूतिया ट्रेन पे कब्जा करने। कब्जा करने? भूतनगर? हाँ, अब मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में सफर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत दिन इस ट्रेन के मजे ले लिए, अब हमारी बारी है। क्या? तुम और भूत? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे? क्या दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे चारों तरफ ही तो खड़े हैं। यात्री की बात सुन भूत घबरा गए। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर उनके आसपास सच के भूत हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सच में भूत आ गए। अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे मेरे भूत साथी करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और गायब कर दो इन्हें। जैसे ही यात्री ने ऐसा कहा, सारे भूत घबरा गए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। असल में वो सारे भूत के भेष में इंसान थे जो भूत बनने का नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम कोई भूत वूत नहीं है। हम तो बस चोरी करने के लिए भूत बनने का नाटक करते थे। हाँ, हमें छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? तुम लोगों ने असली भूतों को बदनाम किया है। अब इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करो। हम वादा करते हैं फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, पर फिर कभी ऐसा किया तो गायब कर दिए जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देंगे। भागो! और इस तरह असली भूतों के डर से नकली भूत भाग गए हमेशा के लिए। और उस यात्री ने अपनी बहादुरी और चालाकी से सबकी समस्या दूर कर दी, क्योंकि अब भूतिया ट्रेन का असली राज खुल चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ट्रेन की वजह से
काफी दिनों से परेशान थे। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सबने उस बहादुर यात्री का धन्यवाद किया और फिर वो ट्रेन भूतिया नहीं रही और सब आराम से उसमें अपना सफर करते थे, वो भी बिना डरे। और सुंदर नगर की सुंदरता फिर से पहले की तरह हो गई। जंगल के पास एक किसान रहता था जो बहुत दयालु था। जंगल से कई बार जानवर उसकी झोपड़ी की तरफ आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि उन्हें खाना और पानी देता था। पास के जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये! तभी अचानक से जोर से किसी के दहाड़ने की आवाज आई। सब जानवर डर गए। लगता है शेर सिंह आ रहा है। और ये है शेर सिंह, जंगल का राजा। इसकी सभी जानवर बहुत इज्जत करते थे और डरते भी थे। सभी जानवर उसको देख के शांत हो गए और अप्पू के पीछे छुप गए। बंदर तो इतना डर गया कि वो सीधे पेड़ पर ही चढ़ गया। महाराज की जय हो। कैसे हो तुम लोग? जंगल में कोई तकलीफ तो नहीं? आपके होते हुए तकलीफ कैसी महाराज? आपकी कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। हम तो बस अप्पू के साथ खेल रहे थे। बहुत बढ़िया। अप्पू, कहीं सब मिलकर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं शेर सिंह, ये सब तो बहुत प्यारे हैं। शेर सिंह भी सबको खुशी खुशी खेलता देख बहुत खुश हुआ और वहाँ उन्हें छोड़कर आगे चला गया। ठीक है, तुम सब खेलो, मैं आगे से घूम कर आता हूँ। उसी दिन जंगल में कुछ खतरनाक शिकारी आए जानवरों का शिकार करने। आज तो कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। खोजते रहो, कोई ना कोई जानवर जरूर दिखेगा। तभी उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ पत्ते हिलते दिखाई देते हैं और उनका ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है और उनकी नजर वहाँ से जाते शेर सिंह पर पड़ती है। वो रहा शेर, चलो। शिकारी शेर सिंह को देखकर उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ते हैं। शेर सिंह ये देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये शिकारी कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी जंगल के दूसरे जानवरों को बताना होगा। शेर सिंह को भागता देख शिकारी उस पर हमला करने लगते हैं। शेर सिंह का शिकार करना इतना आसान नहीं है इंसानों। निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। शेर सिंह उनके वार से बचता हुआ भागता है। ये देख शिकारी शेर सिंह पर फिर से निशाना लगाते हैं और इस बार उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और तीर सीधे शेर सिंह के पैर में लगती है। शेर सिंह जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, अब क्या करूं? शेर सिंह को जख्मी कर शिकारी उसको वहीं बेहोश हो जाता है। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। उसी समय किसान बाहर आता है और शेर सिंह को वहाँ गिरा हुआ देखता है। ये तो बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। किसान ने रात दिन शेर सिंह की सेवा की और धीरे धीरे शेर सिंह के सभी घाव भर गए। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी शेर सिंह को विदा किया। वो वापस अपने जंगल चला गया। शेर सिंह को बहुत दिन से जंगल में नहीं देखकर बाकी जानवर भी चिंतित थे और जब उन्होंने शेर सिंह को देखा तो काफी खुश हुए। अरे शेर सिंह, इतने दिनों से कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं अप्पू, मेरे पीछे शिकारी पड़े थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। तुम लोग भी सावधान रहना, शिकारी फिर से वापस आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर से जंगल में आए और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे शेर सिंह को पकड़ने। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपना पिंजरा टांग दिया और शेर सिंह का इंतजार करने लगे। तभी शेर सिंह घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे गुजर रहा था और जैसे ही वो पिंजरे के नीचे आया,
शिकारी ने रस्सी खींच दी और पिंजरा सीधे शेर सिंह के ऊपर गिरा। आखिर इस बार ये शेर पकड़ा ही गया। अब हम इसे चिड़ियाघर में बेच के खूब पैसे कमाएंगे। शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आह, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। फिर तो हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर ये भूख के मारे कमजोर हो गया तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। शिकारी को लगा कि शेर सिंह को भूख लगी है, इसलिए दोनों शेर सिंह को वहाँ छोड़कर गांव की तरफ उसके लिए कुछ खाना लाने चले गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, क्यों ना हम इस किसान को ही उस शेर का खाना बना दें। आइडिया तो अच्छा है, चलो इसे ही पकड़ के ले चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया।